गुड इवनिंग। आई होप मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है। ग्रेट ग्रेट। सो डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से मैं एक बार फिर आप सभी को आज के सत्र में स्वागत करती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल वीक रहा हमारा। कर्मा की सीरीज को हम बहुत ही गहराई में सर की गाइडेंस और सर की ब्लेसिंग्स के साथ समझ पाए। आज अब क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं इस वीक के, तो समहाउ ये सीरीज अब अपने कंक्लूजन वाले स्टेज में आ गई है। सो एक शॉर्ट सा देखेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, और फिर उसको क्योंकि आज रिलेट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमने मंडे को देखा मैथमेटिक्स ऑफ कर्मा, जिसपे हमने जो क्रक्स जो हमने सीखा वो ये है कि हमें फोकस करना है कि हम अपने कर्मा को डिवाइड करें और उसको सब्ट्रैक्ट करें, ना कि उसको मल्टीप्लाई करें और ऐड करें। हमारा जो फोकस है वो पूरा ज्यादा से ज्यादा डिविजन ऑफ कर्मास की तरफ होना है एंड देन सब्ट्रैक्शन की ओर। नेक्स्ट डे नीतू जी ने सेशन लिया जिसमें उन्होंने हमें बताया अबाउट द बायोलॉजी ऑफ कर्मा, जिसमें अगर क्रक्स में बात करें तो नीतू जी ने हमें कहा कि एक्चुअली हर बॉडी में, हर इंडिविजुअल में, उनके सेल्स में, उनके क्वांटम में, उनके ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे अंदर बीमारी को एग्रीवेट करने की टेंडेंसी रही है, लेकिन ये हमारे स्वयं के ऊपर है कि हम उन कंपोनेंट्स को किस तरह से नर्चर करते हैं। क्या हम उनको अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स से नेगेटिव वे में नर्चर करके इतना नर्चर कर देते हैं कि वो जो हमारी बीमारी जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं डोरमेंट है वो एक्टिव हो जाती है। नीतू जी से हमने ये समझा कि किस तरह से अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और उन्हें किसी भी तरह से इन जो कंपोनेंट्स है हमारे सेल में उनका फूड पार्टिकल हमें नहीं बनने देना है। नेक्स्ट हमारा आया स्टोरी ऑफ कर्मास, जहां एनी जी ने हमें समझाया बेसिकली कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक स्टोरी है, उसका रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन क्योंकि वो रोल हमारे लिए डिसाइडेड है, हमारी स्टोरी तय है, वो रोल वो कैरेक्टर हमें प्ले करना है, लेकिन हमें उस कैरेक्टर को अनकंडीशनल लव और कंपैशन के साथ प्ले करना चाहिए। एंड देन लास्टली कल नीता जी ने सेशन लिया जिसमें उन्होंने हमें एक बार फिर एक स्टेप आगे ले गए। इससे पहले आप सॉरी, निशा जी का एक सेशन था अबाउट ऑरा, कर्मा के जो ऑरास की उन्होंने बात करी। उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हमारे सामने लाए अबाउट द लिक्विड कर्मास, गैशियस कर्मास एंड सॉलिड कर्मास। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था जो उस सेशन में हमारे सामने आया। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम अपने ही कर्मास को अनअटेंडेड छोड़ के उनको खुद ही गैशियस और लिक्विड लेवल से परे जाकर उसको सॉलिड फॉर्म में हम उसको अक्यूमुलेट होने देते हैं। एंड देन कल लास्टली नीता जी ने सेशन लिया जिसमें उन्होंने हमें ये बताया कि कुछ कर्मास हमारे ऐसे हैं जो बेसिकली जिनको हम हीलिंग से भी ऊपर, जिसको एक अटेंशन चाहिए, दैट इज रिग्रेशन। कल नीता जी ने बहुत ही अच्छा एक रिग्रेशन के माध्यम से हमें ये समझाया कि कुछ ऐसे कर्मास जो डीप रूटेड है, हमें उन्हें सिर्फ रिग्रेशन के थ्रू ही हम उनसे निजात पा सकते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, दैट इज ग्रेविटेशन ऑफ कर्मा। ऑल्दो इस टॉपिक पे कुछ परसेंटेज कह सकते हैं, अमन जी ने लास्ट संडे को जब अपना सेशन लिया था तो कर्मास की ग्रेविटेशन के बारे में बात की थी, और सर ने खुद भी अहमदाबाद रिट्रीट में जो उनका ओपनिंग टॉक था वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड था। लेकिन जब इस वीक सर से गाइडेंस ली गई तो इतनी नई चीजें सामने आई कि मुझे लगा कि अमन जी ने जो बताया और सर ने खुद जो अहमदाबाद रिट्रीट में बताया उससे भी कितना अधिक, कितना ज्यादा आज हमें इस सेशन में जानने को मिलेगा। इससे पहले कि हम आज का सेशन को स्टार्ट करें, मैं आपके साथ दो छोटी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। वन इज अबाउट द अपकमिंग रिट्रीट जो अमृतसर में हो रही है, और जैसा कि जितने भी स्पीकर्स अभी तक आए हैं वो निरंतर आप सभी को मोटिवेट करते आए हैं, आप सभी को इसकी इंपॉर्टेंस बताते आए हैं कि किस तरह से एक जगह की वाइब्रेशन, वहां की एनर्जी
और उस जगह की सिर्फ एनर्जी और वाइब्रेशन ही नहीं, कई बार हमारा कर्मा भी उस जगह से रिलेटेड होता है। सो इससे कि हम एक पूरा नया जन्म ले उस जगह पे जाने के लिए, अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए, उससे तो बहुत अच्छा है कि सर हमें इसी लाइफ में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अलग अलग जगह पे जाकर रिट्रीट्स में पार्टिसिपेट करके अपने कर्मास को क्लियर करने का। सो अभी बहुत से हम लोग पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता कि हमारी लाइफ अमृतसर से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, लेकिन कुछ चीजें आपको सिर्फ सरेंडर मोड पे ही करनी चाहिए। अगर अमृतसर में ये रिट्रीट हो रही है, सो इसका कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कनेक्शन है। सो जो भी पार्टिसिपेंट्स इस बार अमृतसर में जाके अपनी क्लियरेंस करने में इंटरेस्टेड है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को एनरोल करें, बिकॉज बहुत ही कम दिन हमारे पास अब रह गए हैं। एंड देन इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है कि साई करुणा मिशन का जो मनी रिग्रेशन प्रोग्राम है वो ऑनगोइंग है। सो जो भी अपना मनी रिग्रेशन करना चाहते हैं वो अपने मेहुल से और सौम्या से प्लीज कांटेक्ट करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। रिग्रेशन के बेनिफिट्स बहुत हद तक डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में हम बता चुके हैं। वाइल आई वाज इन भोपाल रिट्रीट, मुझे पता है अमन जी ने भी जीन रिग्रेशन पे सेशन लिया था। कल लीता जी ने भी रिग्रेशन करके ही हमारे बहुत से जो डीप रूटेड कर्मास हैं उन्हें क्लियर करने का प्रयास किया। सो बहुत से लोग जो निरंतर हमारे साथ जुड़े आ रहे हैं, हमें उन्हें बार बार इस बात को दोहरा के बताने की जरूरत नहीं है हाउ इम्पोर्टेंट these regression sessions are। और क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस वक्त रिग्रेशन करवाने की, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और जल्द से जल्द अपने आपको इस मनी रिग्रेशन के सेशन के लिए एनरोल करें। दैट्स इट, ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमें शेयर करनी थी। अब इसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसीलिए जितना हो सकेगा मैं इसको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा एंड में अगर टाइम रहा तो कुछ क्वेरीज होंगी तो हम उसे भी आंसर करने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन को समझने के लिए इसकी जो मेडिटेशन आएगी उसे फॉलो करने के लिए हमें एक शॉर्ट मेडिटेशन पहले करनी होगी, जिसको हम अपने लास्ट में जो मेडिटेशन करेंगे उससे हमें रिलेट करना है। सो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इस पहली मेडिटेशन को कैजुअली लेते हैं वो प्लीज इस वक्त पार्टिसिपेट करें इस मेडिटेशन में, बिकॉज इस मेडिटेशन में हमें इस वक्त डिटरमिन करना है कि हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिवेटेड है, बिकॉज आज की जो मेन पेशेंट्स है वो बहुत हद तक हमारी नाड़ी से जुड़ी हुई है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट से कि अपनी आंखें बंद कर ले और बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाए। जेंटली क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर ले। शरीर को ढीला छोड़ दे। सांसों की आवागमन का ये जो निरंतर प्रक्रिया है, अपने पूरे ध्यान को इस निरंतर प्रक्रिया पर लाएं। कुछ करना है अपनी ब्रेथ पे। और आज इस समय हमें कॉन्शियसली ये एफर्ट करना है कि हम अपनी इस श्वासों की आवागमन की गति को धीमा करें। Slowly and slowly start taking deep, deep, and long breaths. Deep 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 and long breaths.
धीमी और गहरी श्वास लीजिए। हमारी श्वासें जितनी ज्यादा धीमी होगी, हमारा ध्यान उन पर उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। धीमी और गहरी श्वासें धीरे धीरे हमारे मन को शांत कर रही है। हमारे शरीर को शिथिल अवस्था की ओर लेके जा रही है। अब अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों पर एकत्रित करते हुए इस बात को तय कीजिए कि इस समय श्वासों का आवागमन कौन सी नॉस्ट्रिल से ज्यादा स्मूथली हो रहा है। आपको ये देखना है कि इस समय आपकी चंद्र नाड़ी या आपकी सूर्य नाड़ी में से कौन सी वो नाड़ी है जो इस समय एक्टिवेटेड है। इस ध्यान प्रक्रिया का इस समय केवल इतना ही लक्ष्य है कि हम इस बात को समझ पाए और तय कर पाए। आती जाती श्वासों का और गहराई से निरीक्षण कीजिए। और एक बार जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो आप अपने ध्यान को वापस अपने शरीर पर लाने के लिए स्वतंत्र हैं। धीरे से प्रेजेंट मोमेंट में आते हुए अपनी आंखें खोलें।
ओके, सो आई होप हम में से बहुत से पार्टिसिपेंट्स इस बात को डिटरमिन कर पाए हैं कि इस समय हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिवेटेड है। इस बात को फिलहाल आप अपने तक ही रखें, इसे हम आगे की मेडिटेशन में कंटिन्यू करेंगे और तब मैं आपको इसकी अहमियत समझाने का प्रयास करूंगी। सो बिफोर आई बिगिन टुडेज सेशन, मैं एक बार फिर सभी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, मैं उनका आज के सत्र में डॉक्टर शाह और पूरी साई करुणा मिशन की ओर से उनका स्वागत करती हूँ। सो जैसा कि आप सभी के साथ फ्लायर शेयर हो चुका है और सभी को पता है कि आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक को हम देखेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन ऑफ कर्मा। मैंने सेशन स्टार्ट करते समय इस बात को बताया कि कैसे अभी तक अलग अलग स्पीकर्स हमें इस सीरीज में इस कर्मा शब्द के इस सब्जेक्ट की गहराई में लेके गए और कितने नए कॉन्सेप्ट्स हमने आज समझे हैं। और बेसिकली पूरा एक नया कह सकते हैं एक पूरा सब्जेक्ट को हम पूरी गहराई में समझ पाए हैं और बहुत से ऐसे इश्यूज सामने आए हैं जिससे हम अभी तक हमें जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज अब इस सीरीज को और भी आगे ले जाते हुए हम बात करेंगे ग्रेविटेशन ऑफ कर्मा की। सबसे पहले जैसा कि अमन जी ने लास्ट संडे को सेशन में समझाया था ग्रेविटी को थोड़ा सा ब्रीफ में, तो बहुत ज्यादा साइंस की गहराई में ना जाते हुए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो हम जब भी किसी चीज को ऊपर की ओर आसमान की ओर फेंकते हैं तो वो चीज वापस नीचे की ओर आती है। अब अब क्या वो चीज नीचे की ओर आती है या क्या से कुछ नीचे की ओर खींचता है। बेसिकली हम सभी को पता है कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस चीज को उस मैटर को नीचे की ओर खींचता है, ना कि वो मैटर स्वयं नीचे की ओर आता है। हमें ये समझ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इतना पावरफुल है कि वो हर चीज को अपनी ओर मतलब नीचे की ओर खींचता है। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहूंगी कि जब कोई किसी भी मैटर को अर्थ अपनी तरफ खींचता है तो जितना ज्यादा वजन उस मैटर का होता है उतनी जल्दी नीचे वो मैटर अर्थ को छूता है। जैसा कि आप दो बॉल्स देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। जो बड़ी बॉल है, अगर हम बड़ी बॉल और छोटी बॉल को जिनका वेट अलग अलग है, जिसका मास अलग अलग है, जिसकी डेंसिटी अलग अलग है, अगर हम उन दोनों को एक साथ ऊपर की ओर छोड़ेंगे तो जो हेवी बॉल है वो पहले नीचे की ओर आएगी। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है, बिकॉज आगे वाली स्लाइड से रिलेट करेंगे कि जितना हेवी मैटर है उतनी जल्दी नीचे आता है। आप अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक पिक्चर दिखाई है जिसमें हम बर्ड्स को मैंने उड़ता हुआ दिखाया है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स से मेरा मतलब है कि ये फोर्स हर जगह, चाहे मैं ये सेशन देहरादून में ले रही हूँ और आप इसे भोपाल में सुन रहे हैं, दिल्ली में सुन रहे हैं, बॉम्बे में सुन रहे हैं, गुड़गांव में सुन रहे हैं, वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही है। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है जो हर समय रहता है और हर जगह रहता है। इसका कोई जगह से या टेम्परेचर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है और हर समय एक्टिवेटेड रहता है तो सोचने वाली बात है फिर कुछ चीजें कैसे अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा पाती है। कैसे बर्ड्स, कैसे बटरफ्लाईज, कैसे पक्षी आकाश में उड़ पाते हैं, कैसे एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कैसे ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं। बेसिकली जो एक फिनोमिना है जो इन सबको ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट ले जाता है, वो फिनोमिना होता है द फिनोमिना ऑफ लिफ्टिंग, दैट इज द फोर्स ऑफ लिफ्ट, जिसको हम एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। हमें ये समझना है कि जब भी कोई चीज धरती को छोड़ के ऊपर की ओर जाती है तो उसमें ये जो लिफ्ट फोर्स है, जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इतना ज्यादा पावरफुल होना इसका अनिवार्य है कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हरा देता है, उसको मात देता है। तभी एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स वजह से वो जो चीज है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, एरोप्लेन हो, वो ऊपर की ओर उड़ पाता है, उड़ सकता है और वही रह पाता है। यहाँ पर इस स्लाइड में आपको साइंस में नहीं जाना है, बस दो बातों को समझना है कि जो ग्रेविटेशनल है वो चीजों को नीचे की ओर खींचता
है, और जो लिफ्ट का फोर्स है, फेनोमेना ऑफ लिफ्टिंग है, या जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो चीजों को ऊपर की ओर लेके जाता है। एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, जितनी ज्यादा भारी चीज है, जितना ज्यादा उसका वेट है, जितनी ज्यादा उसकी डेंसिटी है, उतनी जल्दी वो चीज अर्थ पे नीचे आएगी। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। किसी भी पार्टिसिपेंट को अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, बिकॉज जो स्लाइड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आगे हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। राइट। सो हमने समझा दो फोर्सेस को, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस को हम स्पिरिचुअल लाइफ में इनकी क्या रेलेवेंस है इसे समझेंगे। बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, जैसे कि हम सभी को पता है, सर के बहुत से सेशंस भी हो चुके हैं, कि ये जो हमारी बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, ये नेगेटिव और बेसिकली पॉजिटिव या डार्क और लाइट या वाइट और डार्क पार्टिकल से बनी है। अगर हम बार बार अब जैसे रिपीट कर रहे हैं तो वाइट फोटॉन्स और ब्लैक फोटॉन्स से हमारी बॉडी बनी है, या फिर डार्क पार्टिकल से और लाइट पार्टिकल से बनी है, या ब्लैक पार्टिकल्स। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हमारे अंदर जितने भी डार्क पार्टिकल्स होते हैं, हम कितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें फिर भी, क्योंकि ये निरंतर प्रोसेस है, इसलिए डार्क पार्टिकल्स आ ही जाते हैं और कई बार बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमारे डार्क पार्टिकल्स को बेसिकली स्टिमुलेट करता है। क्योंकि ये पार्टिकल्स डार्क पार्टिकल्स है, ब्लैक पार्टिकल्स है, सो ये ऑलरेडी फायर है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन पे फ्यूल का काम करता है और इनको स्टिमुलेट कर देता है। जैसे ही ये डार्क पार्टिकल्स हमारे अंदर स्टिमुलेट होते हैं, सो हमारे अंदर अब तक की लाइफ टाइम के हमारे डीएनए में जितने भी अनहील्ड पार्टिकल्स हैं, जो हमारे अनहील्ड कर्मा है, जिन पे हम काम नहीं कर पाए हैं, जिन पे हम जीत नहीं अभी तक हासिल कर पाए हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर के अनहील्ड पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम नीचे की ओर खींचे चले जाते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी में नीचे की ओर खींचे चले जाने का क्या मतलब है? बेसिकली जब स्टिमुलेशन की वजह से हमारे अनहील्ड पार्टिकल्स एक्टिवेट होते हैं, तो हम उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। हम लड़ते हैं, डरते हैं, हमें गुस्सा आता है, कई बार हम फिजिकली अग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार हम वर्बली अग्रेसिव हो जाते हैं। और जितने भी ये एक्ट्स हम करते हैं, जितने भी हमारे इस रिएक्शन के टाइम नेगेटिव इमोशंस बाहर आते हैं, उससे हमारा जो कर्मास है वो बढ़ते हैं। इसका मतलब हमारे जो कर्मास का बैग है वो भारी हो जाता है। कर्मास के बैग का भारी होने का मतलब यह है कि हम उतनी लाइफ और अपनी इस जर्नी में बढ़ा देते हैं। सो जो हम लोगों का पर्पस है कि लाइफ की इस सोल की जर्नी में हमें बेसिकली आपका इन्फिनिट सोल से इनफाइनाइट सोल तक पहुंचना है, तो जितना हम ऊपर चढ़ के आए, हम वापस इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे खिंच जाते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे डार्क पार्टिकल्स को स्टिमुलेट करके हमें नीचे की ओर खींचता है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी मैटर को ये नीचे की ओर खींचता है। तो स्पिरिचुअलिटी में नीचे की ओर खींचने का मतलब है नंबर ऑफ अपनी लाइफ्स बढ़ाना और उस पैटर्न में, उस लूप में बार बार फंसते जाना। यहाँ पर एक और चीज हम समझेंगे, जितने ज्यादा आपके अनहील्ड पार्टिकल्स पुराने होते चले जाते हैं, मतलब लाइफ टू लाइफ जो अनहील्ड पार्टिकल्स आपके कंटिन्यू होते रहते हैं, वो उतने ही जिद्दी हो जाते हैं, उतने ही हैवी हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो जैसा मैंने कहा कि जिस मैटर की डेंसिटी जितनी बढ़ेगी वो उतनी जल्दी अर्थ की तरफ खींचेगा। तो मतलब ये जो अनहील्ड पार्टिकल्स जो बहुत पुराने हमारी लाइफ टाइम से कंटिन्यू होते चले आ रहे हैं, ये इन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो और ज्यादा तेजी से इन पार्टिकल्स पे एक्ट कर पाता है और हमारे इस जर्नी को, इसकी एक्सेलरेशन को स्लो कर देता है।
जैसा कि निशा जी ने परसों के सेशन में समझाया कि जो हमारे गैशियस लेवल के कर्मास है और जो लिक्विड लेवल के कर्मास है उनको हम हीलिंग से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सॉलिड कर्मास है उनको हम हील नहीं कर पाते क्योंकि वो इतने जिद्दी होते हैं कि वो नीचे अक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो बेसिकली जितने अनहील्ड कर्मास पुराने होंगे उतना वो सॉलिड कर्मास के फॉर्म में तब्दील होते जाएंगे, और जितना वो सॉलिड कर्मास के फॉर्म में तब्दील होते जाएंगे आप ये समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे और हावी होता रहेगा, और हमारी ये जो जर्नी है ये और नीचे की ओर जाती रहेगी, ना कि ऊपर की ओर। सो अगर हमें इन सब चीजों से बचना है, हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स, आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फोर्स है, ये तो रहेगा ही रहेगा। इससे लड़ने के लिए हमें कुछ और करना होगा। जैसे एक पंछी उड़ता है, एक एयरक्राफ्ट उड़ता है लिफ्ट के आधार पे, लिफ्ट के फोर्स के आधार पर, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर, उसी तरह अगर हमें इस स्पिरिचुअल जर्नी में जो ग्रेविटेशन है उसके इफेक्ट को कम करना है तो हमें भी अपने अंदर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाना होगा। अब ये एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बढ़ेगा इसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट अभी हमें ये समझना है, अभी हमें डिसएडवांटेजेस समझनी है कि कैसे ये जो ग्रेविटेशन है ये हमारी इस जर्नी के लिए कैसे ठीक नहीं है, कैसे सही नहीं है, या कैसे ये हमारी जर्नी को नीचे की ओर लेके आ रहा है। सो इफ आई एम क्लियर टिल नाउ, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब हमने बायोलॉजी ऑफ कर्मास में नीतू जी ने हमें बताया कि हर बॉडी में टेंडेंसी है बीमारी को, बीमार होने की टेंडेंसी है, लेकिन कुछ ही लोग क्यों बीमार हो, जितने भी हमारी बॉडी में जो हमारे जो सिस्टम्स है, चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हो, इन सब सिस्टम्स में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है। जैसे कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे एयर पूरा हमारा बॉडी में ऊपर से नीचे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का मूवमेंट है आपका। डाइजेशन में आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स, आपके फूड का मूवमेंट है। उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड्स है ब्लड के अलावा उनका मूवमेंट है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स तो तैयार बैठा है इन सारे ऑर्गन सिस्टम्स को अटैक करने के लिए, और अगर हम अपने अंदर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं बढ़ाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हावी हो जाएगा, सो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स में जो फ्री फ्लो मूवमेंट हो रहा है उसको अफेक्ट कर देगा, उसे रोक देगा, उसे अपनी तरफ खींच लेगा। और जैसे ही हमारे किसी भी ऑर्गन सिस्टम पे ग्रेविटेशनल फोर्स हावी होगा, सो जो फ्री फ्लो है अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, सो बेसिकली चाहे हमारा ब्लड हो या हमारे एंजाइम्स हो, हमारे हार्मोन्स हो, वो कहीं ना कहीं सॉलिडिफाई होना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि अगर को मूवमेंट नहीं मिलता, जैसे अगर ब्लड को मूवमेंट नहीं मिलता तो क्लॉट बन जाता है, और क्लॉट आपका जो है फिर ऑक्सीजन के फ्री फ्लो को इफेक्ट करता है। ऐसे क्या है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स इन सभी ऑर्गन सिस्टम्स की जो फ्री फ्लो को अफेक्ट करता है, सो वो जो चीजें फ्री फ्लो हो रही है वो सॉलिडिफाई होने लगती है, और अल्टीमेटली ये चीजें सॉलिडिफाई होकर या तो आपके सिस्ट के फॉर्म में, फाइब्रॉइड्स के फॉर्म में, ट्यूमर के फॉर्म में, कैंसर के फॉर्म में, मतलब एक सॉलिड फॉर्म लेकर कहीं ना कहीं बॉडी के किसी पार्ट में अक्यूमुलेट होने लगती है। सो पहले हमने समझा क्वांटम आपका फोटॉन्स के टर्म्स में, अब हमें यहाँ समझना है मेडिकल टर्म्स में। सो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ना तो हमारे लिए स्पिरिचुअली ठीक है, ना हमारे लिए मेडिकली ठीक है। सो अगर हम अपने एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को, फिर से मैं रिपीट करूंगी, यहाँ एक्टिवेटेड रखेंगे और ग्रेविटेशन फोर्स से अधिक रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, कि हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो फ्री फ्लो में जा पाएंगे, अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें से नीचे की ओर खींच लेगा और हम अलग अलग बीमारियों के शिकार हो जाएंगे।
सो इस स्लाइड से भी कंक्लूजन यही निकलता है कि इससे पहले कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के विक्टिम बने, हम उनसे पीड़ित हो, हमें खुद पे काम करके अपने अंदर का एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाना है और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें मात देनी है, इसे हमें हराना है। सो ये हम समझे बेसिकली रोल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रोल ऑफ एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये ग्रेविटेशन का जो फोर्स है ये सिर्फ हमारे डार्क पार्टिकल्स पे ही नहीं असर करता, ये हमारे वाइट पार्टिकल्स का भी एक्टिवेशन करता है, लेकिन समय अलग अलग होता है। स्पिरिचुअलिटी में क्यों टाइम का इतना रेलेवेंस है कि हम आपको बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप मेडिटेशन करो, क्यों सुबह के वक्त ही हम नहा धो के अपने घर में पूजा करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, क्यों अगर बच्चा पढ़ नहीं पाता तो हम उसे कहते हैं बुक्स बंद कर दे, सुबह के वक्त पढ़ना। सुबह के वक्त ऐसी क्या चीज है कि सारी प्योर चीजें, सारी अच्छी चीजें, सारी एनर्जी वाली चीजें सुबह होती है। बेसिकली सुबह के वक्त जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमारे जो अंदर के वाइट फोटॉन्स होते हैं उसको एक्टिवेट करता है। और क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे वाइट फोटॉन्स को सुबह के वक्त एक्टिवेट करता है, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि सारी चीजें, अच्छी चीजें जैसे कि पूजा पाठ, मेडिटेशन, ध्यान साधना, अगर आप सुबह के वक्त करेंगे सो यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स। बेसिकली क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सुबह के वक्त कुछ हद तक डार्क पार्टिकल्स को भी एक्टिवेट करता है, लेकिन सुबह के वक्त जो सनरेज होती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो इन डार्क पार्टिकल्स को बर्न कर देती है, जला देती है। और ये डार्क पार्टिकल्स जो है हीट की वजह से, गर्म होने की वजह से ये ऊपर की ओर, स्काई की ओर चले जाते हैं, और शाम होते होते ये पार्टिकल्स सेडिमेंट की तरह नीचे सेटल होते हैं। जैसे अगर आप कोई प्लास्टिक जलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो जब प्लास्टिक जलता है तो ऊपर स्मोक उठता है, फ्लेम उठता है, और धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम होता है तो वो पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल होते हैं। अगर आप में से किसी ने, I'm श्योर बहुत से लोगों ने देखा होगा, जब किसी की मृत्यु होती है और हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं, तो जिस वक्त बॉडी को जलाया जाता है, सो बहुत से पार्टिकल्स ऊपर की ओर, स्काई की ओर जाते हैं, और शाम होते होते अगर आप उस चिता के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो पार्टिकल्स, जब अल्ट्रा वायलेट रेज कम होती है, जब टेम्परेचर कम होता है, जब तापमान कम होता है, तो वो नीचे की तरफ सेटल होने लगते हैं सारे डार्क पार्टिकल्स। सो बेसिकली जो आपका सुबह और शाम की थ्योरी है, वो भी आप ग्रेविटेशन फोर्स से उसको रिलेट कर सकते हैं। सुबह के वक्त आपके वाइट फोटॉन्स का एक्टिवेशन होता है, और रात के वक्त, शाम के वक्त, मतलब सनसेट के बाद आपके डार्क फोटॉन्स का एक्टिवेशन होता है। क्यों? जो सारे बार्स हैं, कसिनोज हैं, डिस्क्स हैं, वो सारे शाम के वक्त ही क्यों खुलते हैं? अगर आप सुबह जाएंगे तो वो सब बंद होते हैं। क्यों? बिकॉज शाम
Hello, can you hear me now? Am I audible? Okay. I'm sorry, there's some network issue जिसकी वजह से मैं आपके साथ अब slides नहीं share कर पाऊंगी, but I think अगर आप 2 मिनट मेरे साथ bear कर पाए, so I'm trying to resolve it. I hope मेरी आवाज आ रही है अच्छे से. Can you hear me now? Okay. So I'm really sorry I won't be able to share the slides with you. So कंटिन्यू करते हैं बिकॉज सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है और मैं नहीं चाहती कि इंटरनेट की डिस्टर्बेंस की वजह से हम बेसिकली इस सब्जेक्ट को यहाँ छोड़ें. आई थिंक मेरा नेटवर्क कनेक्शन क्या. सो हम बात कर रहे थे कि कैसे ये आपका जो ग्रेविटेशन है ये रात के वक्त आपका जो डार्क पार्टिकल्स है उसे एक्टिवेट करता है. इसीलिए जो हमारे कैसीनोज है, जो हमारे बार्स है, जो हमारे डिस्क है, वहां वो सभी रात के वक्त खुलते हैं. और अगर दिन के वक्त कोई खुलता भी है तो वहां का एम्बियंस ऐसा बना लिया जाता है बेसिकली कि माहौल ऐसा लगे कि रात का वक्त है और वो हमारे डार्क पार्टिकल्स की एक्टिवेशन के लिए हेल्प करता है. सो हमें इस बात को समझना है कि सुबह का वक्त हमारे जो व्हाइट फोटॉन्स है उसके एक्टिवेशन के लिए जरूरी है और जो हमारा शाम का वक्त है वो हमारे डार्क फोटॉन्स को क्योंकि एक्टिवेट करता है. इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने स्लीप पैटर्न को चेक करें और अपने डाइट को सनसेट के बाद चेक करें. बिकॉज अगर हम ऐसा करते हैं तो जो भी अनवांटेड हमारे अंदर डिजायर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं. मतलब वो अनवांटेड डिजायर्स हमारे आगे बेसिकली आगे और ज्यादा उनकी तीव्रता से नहीं बढ़ते हैं और हम बहुत सी जो नेगेटिव चीजें हैं उससे बच पाते हैं. जैसा कि मैंने आपको भी कसीनोज का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही आप देखेंगे जो अंदर हमारे अंदर जो फिजिकल डिजायर्स भी होते हैं वो बहुत हद तक रात के वक्त एक्टिवेट होते हैं. सो अगर हम लोग अपने इस पैटर्न को समझ पाए, ये समझ जाए कि शाम का वक्त हमारे बेसिकली डार्क पार्टिकल्स के एक्टिवेशन का वक्त है, तो हम कहीं ना कहीं ये चेक ला पाएंगे, हम अपने फोकस कर पाएंगे कि ये जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है, जो बेसिकली जो यूनिवर्सल फोर्स है, हम इसको अपने व्हाइट फोटॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए बढ़ाएंगे और जो इसका डार्क फोटॉन्स पे इम्पैक्ट है उसे हम अपने लाइफस्टाइल से बहुत हद तक चेक कर सकते हैं. सो जो कंक्लूजन अभी तक हम समझे वो ये है कि हमें अपने अंदर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाना है और इस हद तक बढ़ाना है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे इवेंट्स पे हावी होता है, हमारे अनहिल्ड पार्ट पे हावी होता है, वो ना हो पाए. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत से एस्ट्रोलॉजिकल जो लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं उनके चार्ट के हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब उनपे सैटर्न का इफेक्ट होता है, या जैसे दिशा जी और सर भी बार बार कहते हैं जो आपका ये पितृदोष है और जो आपका 7.5 है, ये बेसिकली अगर आपके चार्ट के हिसाब से अगर इसका इफेक्ट आप पे होना ही है, ग्रेविटेशन इस पर असर करने ही वाला है, तो अगर हम पहले ही एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ा लेंगे तो अगर वो वक्त आएगा भी
तो हम उस वक्त इतनी हमारी पोटेंशियल बढ़ी होगी, इतनी अंदर हमारी क्षमता उस वक्त तक बढ़ चुकी होगी कि हम उसकी इफेक्ट से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें ये समझना है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अंदर अनहीट पार्ट को एक्टिवेट करता है, तो हमें किस तरह से अपने अंदर इस एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाना है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जब हमारी बैलेंस होती है तो हमारी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिवेट होती है। इस सूक्ष्म नाड़ी को हमें रूट चक्र से लेके अपने क्राउन चक्र तक इस एक्टिवेशन को लाना है। जिस चक्र पर हमारी सूर्य नाड़ी का एक्टिवेशन रुकता है, हमारे अंदर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहीं पे रुक जाता है। हमें अगर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाना है, हमें अपने अंदर गुरु तत्व को बढ़ाना है। गुरु तत्व से मेरा मतलब है हमें अपने अंदर उस स्टेट ऑफ नॉलेज को लाना है, उस स्टेट ऑफ अवेयरनेस को लाना है, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को लाना है कि हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हरा पाए। अब आपने देखा होगा बहुत से जो पंडित है, जो पुजारीज है, जो योगीज है, वो भी इसी पे काम करते हैं। वो भी अपने अंदर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाने पे काम करते हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ब्रेथ से और मंत्रा से अपने एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को सिर्फ अपने मणिपुर चक्र तक ही बढ़ा पाते। मणिपुर चक्र के आगे वो नहीं बढ़ सकते बिकॉज उनका फोकस बहुत ज्यादा मंत्रास पे ही रहता है, मंत्रास चैंटिंग पे होता है। और क्योंकि आपके जो पुजारीज है वो मंत्र चैंटिंग तक ही उनकी जो नॉलेज है वो वहीं तक लिमिटेड है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हम सुनते हैं कि जब एक पर्टिकुलर योगी, एक साधु, एक पुजारी एक कुछ मतलब बहुत ही भयंकर टाइप की डिजीज से उनकी डिजीज हो मतलब उनकी डेथ होती है, भले ही वो अपना एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाते हैं, लेकिन उनका एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि वो आगे की हीलिंग मोडालिटीज को नहीं फॉलो करते, इसलिए सिर्फ मणिपुर चक्र तक ही बढ़ता है। और क्योंकि वो मणिपुर चक्र पे ही अटक जाते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उन्हें डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। उनकी बेली भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत से ज्यादा आप देखेंगे जब आप हरिद्वार, बनारस, ऋषिकेश ऐसी जगहों पे जाते हैं और जितने भी ये पंडित होते हैं, आप देखेंगे इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत हेवी होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज ये सिर्फ मंत्र चैंटिंग करके मणिपुर चक्र पे ही फंस जाते हैं, और जो आपका मणिपुर चक्र है वो बेसिकली आपके डाइजेशन को गवर्न करता है। हमें क्या करना है, हमें अपने इस एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने क्राउन चक्र तक बढ़ाना है। अब अलग अलग स्टेप्स हैं जो हमें अलग अलग तरह से इस एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को हमारे क्राउन चक्र तक लाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप ब्रेथ से और आप अपनी एक्सरसाइज से, अपनी योगा से अपनी सूक्ष्म नाड़ी को एक्टिवेट करके मणिपुर चक्र तक। अब मणिपुर चक्र से आगे जाने के लिए, हार्ट चक्र तक आने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। अब बहुत से लोगों को इस बात पे क्लैरिटी नहीं होगी एज टू व्हाट इज मेडिटेशन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड हीलिंग। मेडिटेशन वो ध्यान है, मेडिटेशन वो प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं के अंदर झांकते हैं और अपने अंदर जो भी हमारी गलतियां हैं, जो भी हमारे अंदर अनहील्ड चीजें हैं, हम सिर्फ उन्हें खोजते हैं। मेडिटेशन में हम सिर्फ खोज करते हैं, हम कुछ भी सॉल्व नहीं करते। हम जब मेडिटेशन करते हैं, इस मेडिटेशन में हमारा जो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ये सूक्ष्म नाड़ी है ये हमारे मणिपुर चक्र से एक्टिवेट होके हमारे हार्ट चक्र तक आ जाए। और जैसे ही हमारी सूक्ष्म नाड़ी हार्ट चक्र तक आती है और हमारा एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स भी सूक्ष्म नाड़ी के साथ साथ राइज होता है, वो भी हमारे हार्ट चक्र तक पहुंचता है। हमारे अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब हम स्वयं के अंदर देख के ये रियलाइज कर पाते हैं, ये पता कर पाते हैं कि गलती है कहाँ, वेयर इज द फॉल्ट, मिस्टेक कहाँ है। और आप ये समझ लीजिए कि किसी भी गलती को दूर करने के लिए पहले उसे पहचानना जरूरी है। आप अपनी गलती को पहचानेंगे तभी आप उसको सुधारेंगे।
सो मेडिटेशन करके हम अपने हार्ट चक्र तक आए। अब हमें हार्ट चक्र से एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को इतना बढ़ाना है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे हावी हो, तो हमें उसे क्राउन चक्र तक लाना है। अब आप देखेंगे कि हार्ट चक्र से जो क्राउन चक्र है वो सारे एलिमेंट्स जो है हमारे बेसिकली वो ईथर एलिमेंट्स है। सो ईथर एलिमेंट्स का मतलब है हमें सिंबल्स की जरूरत है। यहाँ हार्ट चक्र से क्राउन चक्र तक हम तभी आ सकते हैं जब हम मेडिटेशन के साथ साथ हीलिंग करें। हीलिंग से मेरा मतलब है हम ईथर से जो हमने सिंबल्स डाउनलोड किए हैं हम उन्हें डालें। हम जो व्हाइट लाइट है, चाहे वो हमारी यूनिवर्स से है, चाहे हमारी स्टार्स से है, हमारी जितने भी सोलर सिस्टम से है, या जितने भी हमारी 5 एलिमेंट से है, हमें वो व्हाइट लाइट से, सिंबल्स से हमें अपने उस जितने भी हमारे डार्क पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम मेडिटेशन में रिकॉग्नाइज कर पाए हैं, जिन्हें हम पहचान पाए हैं, बेसिकली हमें उनको हील करना है। एक बार जब हम उन्हें सिंबल्स की हेल्प से हील कर पाते हैं, सो धीरे धीरे हमारी सूक्ष्म नाड़ी हमारे हार्ट से हमारे थ्रोट, थ्रोट से हमारे ब्रो, एंड ब्रो से हमारे क्राउन चक्र तक पहुंचती है। एंड दिस इज व्हेन जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के उस पड़ाव को छूते हैं, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के उस पड़ाव को छूते हैं कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स पे हावी हो पाते हैं। सो हमें इस जर्नी को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बढ़ाव को बीच में इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स पे कभी भी हावी नहीं हो पाएगा और कभी भी हमें इस जर्नी में ऊपर की ओर नहीं ले जाएगा। सो आज जो हम मेडिटेशन करेंगे वो हम यही करेंगे कि हम अपने इस एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने रूट से हम अपने क्राउन चक्र तक लाएंगे। और क्राउन चक्र तक लाने के बाद हमारा जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने असीम स्तर पे होगा, और जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो अब तक हमारे अंदर बुरे इम्पैक्ट्स ला रहा था, या हमारे डार्क पार्टिकल्स को एक्टिवेट कर रहा था, या हमारे डार्क फोटॉन्स को हमारे बेसिकली जो अंदर की डिजायर्स है उन्हें एक्टिवेट कर रहा था, उसे वो बिल्कुल नलिफाई कर देगा। सो आज के हमें मेडिटेशन में अपने एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हमें एक्सेलरेट करना है और पूरा क्राउन चक्र तक लाना है। आई होप द कॉन्सेप्ट वाज क्लियर। बीच में थोड़ा नेटवर्क की वजह से आप शॉर्ट थोड़ी बहुत इश्यूज हुए हैं, बट इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द मेडिटेशन। उससे पहले अगर कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो आप लेट्स स्पेयर 5 मिनट्स और इस डाउट को क्लियर करते हैं, बिकॉज तभी हम आगे एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने बढ़ा पाएंगे। आई होप मेरी वॉइस क्लियर है। जी संध्या जी। जी संध्या जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम अभी हेलो। मैंने अपने स्तर से आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आप बताइए अगर कोई डाउट है तो। यस मैम, अभी जो हम मेडिटेशन करते हैं मैम वो भी तो हमको इसमें हेल्प करेगा ना मैम। जो करुणा हीलिंग हम कर रहे हैं। जी बताए बताए, मैं सुन पा रही हूँ आपको, प्लीज बोलिए। यस मैम, जो अभी हम हीलिंग कर रहे हैं, करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी, वही सब तो हमको हेल्प करेंगे ना मैम, ग्रेविटेशनल फोर्स से अपोजिट जाने में। जी जी, वो सब आपको हेल्प करेगी, बट हमें कुछ चीजों को ऐड ऑन करना है, और वही मैं आपको आज की मेडिटेशन में समझाऊंगी कि हमें जो करुणा रेकी है और जो साइकिक सर्जरी है वो तो करना ही करना है, साथ में हमें कुछ और चीजों को इसमें असेंबल करना है, राइट? जी जी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन, बिकॉज ऑलरेडी नेटवर्क की इशू की वजह से वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली क्लोज योर आईज। फिर आंखें बंद कर लें।
और अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों पर लाएं। Bring your complete awareness on your breath. श्वासों के आवागमन का निरीक्षण कीजिए। देखिए किस तरह, किस गति से, कौन सी नासिका से आपकी श्वासें आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। इन श्वासों को अपने शरीर के हर एक हिस्से में फैलता हुआ देखिए और महसूस करें। धीरे धीरे इन श्वासों की गति धीमी हो रही। इस धीमी गति पर अपने इस ध्यान को बनाए रखें। और देखिए कैसे बीतते हुए समय के साथ अब तक जो हमारी एक ही नाड़ी एक्टिवेटेड थी, वो हमारी दूसरी नाड़ी को भी धीरे धीरे एक्टिवेशन की ओर लेके जा रही। बीतते हुए समय के साथ हम दोनों नासिका से एक ही मात्रा में श्वासों को अपने शरीर के अंदर की ओर ले जा रहे हैं। हमारी चंद्र नाड़ी और हमारी सूर्य नाड़ी धीरे धीरे दोनों एक बैलेंस्ड, एक संतुलित अवस्था में आ रहे।
इस बैलेंस्ड अवस्था में आते ही हमारी सूक्ष्म नाड़ी धीरे धीरे एक्टिवेशन की ओर बढ़ रही। अपने पूरे ध्यान को अपने रूट चक्र पर लेकर जाए। अपने मूलाधार चक्र पर लाए। और देखिए, रूट चक्र से प्रारंभ होती हमारी ये सूक्ष्म नाड़ी कैसे इस स्तर पे एक्टिवेट हो गई। रूट चक्र वो पहला पॉइंट है हमारे शरीर का जहां पहली बार चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी एक दूसरे से मिलते। धीरे धीरे जैसे हमारे श्वासों की गति धीमी और गहरी हो रही है, हमारी सूक्ष्म नाड़ी का एक्टिवेशन ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा। इस एक्टिवेशन को पूरी तरह से महसूस करें। सूक्ष्म नाड़ी के एक्टिवेशन से शरीर में होते हुए वाइब्रेशंस को भी महसूस करें। धीरे से अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठाना चक्र पर लाएं और देखिए कैसे आज हम अपने शरीर में आती जाती हुई श्वासों की सहायता से, की मदद से धीरे धीरे अपनी सूक्ष्म नाड़ी को अपने स्वादिष्टाना चक्र तक इस एक्टिवेशन को हम ला पा रहे हैं। सूक्ष्म नाड़ी के ऊपर की ओर होते हुए इस एक्टिवेशन के साथ धीरे धीरे हमारे शरीर में एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स धीमी गति से बढ़ना शुरू हो गया। सूक्ष्म नाड़ी के
ये एक्टिवेशन आपके शरीर में बढ़ते एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आपकी सूर्य नाड़ी का एक्टिवेशन ऊपर की ओर बढ़ता है, उसी गति में आपके अंदर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स का तत्व भी बढ़ रहा है। गहरी और धीमी होती हुई इन श्वासों की गति ने हमारी सूक्ष्म नाड़ी को हमारे मणिपुर चक्र तक एक्टिवेट कर दिया है। You can feel the activation of Sukshmana Nadi in the present moment till your Manipur chakra. अब इस ध्यान प्रक्रिया में और भी गहराई में अंदर की ओर जाते हुए प्रयास कीजिए स्वयं के अंदर झांकने का। अपने मन की आंखें खोल देखिए अपने अंदर। कोशिश करिए आज अपने मास्टर सेल को लोकेट करने की, ढूंढने की। सूक्ष्म नाड़ी के इस एक्टिवेशन की प्रोसेस पूरी तरह से इस खोज में आपके साथ जुड़ गए। आप अपने ही अंदर अपने स्वयं के मास्टर सेल को देख पा रहे हैं। आपके सामने है। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए इस मास्टर सेल के अंदर झांकने की। यूनिवर्स की सभी शक्तियां, सभी ऊर्जा इस प्रोसेस में आपके साथ है। आप अपने अंदर इस मास्टर सेल को देख पा रहे हैं और अब इस मास्टर सेल के अंदर भी आप देख पा रहे हैं। इस मास्टर सेल के अंदर आपके सभी पार्टिकल्स का पिटारा है।
धीरे धीरे जैसे आप इस मास्टर सेल के अंदर गहराई में देखते हैं, आप इसके न्यूक्लियस को देख पाते हैं। आपके मास्टर सेल का न्यूक्लियस इस समय आपके सामने सूक्ष्म नाड़ी के एक्टिवेशन के चलते इस समय आपके शरीर में असीम ऊर्जा का बहाव है और ये ऊर्जा पूरी तरह से आपका साथ दे रही है। समय आ गया है और गहराई में अंदर जाके इस न्यूक्लियस सेल में छिपे माइक्रोकॉन्ड्रिया को देखने का। आप अपने अंदर के एक एक कर इस पिटारे को खुलता हुआ देख पा रहे। इस समय आपके मन की आंखें पूरी क्लैरिटी के साथ आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया को देख पा रहे। और भी गहराई में अंदर जाके देखिए इसी माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका डीएनए छिपा बैठा है। खोजिए उस डीएनए को। आज हमें स्वयं के अंदर बहुत अंदर पूरा भीतर तक जाना। लैडर की शेप में, सीढ़ी की शेप में आप अंदर इस डीएनए को भी देख पा रहे हैं। सांसों की धीमी गति, सूक्ष्म नाड़ी का एक्टिवेशन, शरीर में एकत्रित समस्त ऊर्जा इस समय आपके साथ है और आपको अपने डीएनए के अंदर उन क्वांटम पार्टिकल्स को दिखा रही है जो आज तक आपके अंदर अनहील्ड है, अनअटेंडेड है। आपने आज तक इन पार्टिकल्स पर ना तो कभी ध्यान दिया, ना तो इनसे बात की। आज पहली बार आपने अपने अंदर इन अनहील्ड पार्टिकल्स को देखा। ये पार्टिकल्स किसी भी नेगेटिव इमोशन के रूप में हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट के रूप में हो सकते हैं, किसी एलिमेंट के रूप में हो सकते हैं, बीमारी के रूप में हो सकते हैं, किसी धारणा, किसी बिलीफ सिस्टम के रूप में हो सकते हैं। आज इस ध्यान प्रक्रिया में आपने अपने अंदर जाकर
इस अनहील्ड पार्ट की खोज कर ली। इस खोज के समाप्त होते ही आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन का भाव जाग रहा है। आपको आज ये एहसास हो गया है कि आपके अंदर यही वो अनहील्ड पार्ट है जो आपको वर्तमान जीवन में इतनी परेशानियां दे रहा है। जैसे ही आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन का ये भाव एक्टिवेट हुआ, आपकी सूक्ष्म नाड़ी ऊपर की ओर बढ़ के आपके हार्ट चक्र तक आ गई और सूक्ष्म नाड़ी के साथ साथ आपके अंदर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके हार्ट चक्र तक बढ़ गया। आज इस मेडिटेशन में, इस ध्यान प्रक्रिया में, इस अनहील्ड पार्ट की खोज कर आपने मेडिटेशन के इस उद्देश्य को, औचित्य को प्राप्त कर लिया है। अब समय आ गया है कि हम ईथर एलिमेंट के साथ जुड़ इस अनहील्ड पार्टिकल की, जिसपे हमने खोज की है, उसे हील कर आपका अनहील्ड पार्टिकल, आपका डार्क फोटोन, आपका डार्क पार्टिकल आपके साथ। अपने मास्टर्स को याद कीजिए, उन्हें इन्वोक कीजिए, उनका आवाहन कीजिए, निवेदन कीजिए अपने मास्टर्स, अपने गुरु से कि इस समय आपको इतनी प्रबल शक्ति दे कि आप ब्रह्मांड में मौजूद ईथर एलिमेंट की सहायता से, ब्रह्मांड में मौजूद व्हाइट लाइट की सहायता से, और जितने भी हमारे हीलर्स हैं वो करुणा रेखी के सिंबल्स की सहायता से, साइकिक सर्जरी के सिंबल्स की सहायता से आज इन डार्क पार्टिकल्स को हील कर अपने अंदर सूक्ष्म नाड़ी को अपने स्पिरिचुअल चक्रास की ओर ला पाए। आपके मास्टर्स, आपके गुरुज, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सभी ऊर्जा जिसकी सहायता आपने आज चाही है वो आपके क्राउन चक्रा के ऊपर एकत्रित है। ईथर एलिमेंट की शक्ति, व्हाइट लाइट की ऊर्जा और सभी सिंबल्स
एक साथ तीव्र गति से आपके क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। और एक तीर की तरह, एक एरो की तरह ये सभी साधन एकत्रित होकर आपके अनहील्ड पार्टिकल में, ये एरो आपके अनहील्ड पार्टिकल में प्रवेश कर रहा है। ये एरो देखिए कैसे आपके अनहील्ड पार्टिकल की ओर निशाना साध रहा है। धीरे धीरे देखिए कैसे ये एरो सभी सिंबल्स और ऊर्जा से बड़ा हुआ ये एरो आपके अनहील्ड पार्टिकल में प्रवेश कर रहा। आपका अनहील्ड पार्टिकल पूरी तरह से इथर एलिमेंट की शक्तियों से, सफेद ऊर्जा से और हजारों की तादाद में सभी सिंबल से भर गया है। आपके अनहील्ड पार्टिकल्स की हीलिंग हो रही है। इस हीलिंग को आप महसूस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे डार्क कलर को लाइट कलर की ओर तब्दील होता हुआ आप देख पा रहे हैं। जैसे जैसे हीलिंग का प्रभाव बढ़ रहा है, हमारी सूक्ष्म नाड़ी ऊपर की ओर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने साथ लेते हुए हार्ट चक्र से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हमारे थ्रोट चक्र तक पहुंच रही। इन सारे प्रोसेसेस को एक साथ होता हुआ आप महसूस कर पा रहे, फील कर पा रहे। जैसे जैसे हीलिंग की तीव्रता बढ़ रही है, जैसे जैसे वाइट लाइट का फैलाव बढ़ रहा है, सिंबल्स की मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिवेट होते हुए हमारे थ्रोट चक्र तक पहुंच गई है और अपने साथ हमारे अंदर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को भी बढ़ा रही। इतनी सारी शक्तियां, ऊर्जा, सिंबल्स एकजुट होकर आपके शरीर पे पूरा काम कर रही। अनहील्ड पार्टिकल्स हीलिंग की ओर बढ़ रहे हैं, हील हो रहे हैं, कंपैशन के साथ हील हो रहे हैं, लव के साथ हील हो रहे हैं, अवेयरनेस के साथ हील हो, कॉन्शियसनेस के साथ हील हो रहे हैं। और देखिए कैसे हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होते ही सूक्ष्म नाड़ी का एक्टिवेशन आपके क्राउन चक्र तक पहुंच गया। एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स अपने असीम स्तर पे पहुंच गया। एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स पे पूरी तरह से हावी हो गया है।
सूक्ष्म नाड़ी के क्राउन चक्र तक एक्टिवेशन से एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की असीम चरण तक पहुंचते हम स्वयं को एक आजाद पंछी की तरह आकाश पे उड़ता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। हम अपने विंग्स को, अपने पंखों को, अपनी उड़ान को पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं। अपने अंदर के एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने इस सीमा तक बढ़ा दिया है कि ग्रेविटेशन के इस यूनिवर्सल फोर्स ने आज आपके सामने हार मान ली। एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स ने आज आपके अंदर विजय प्राप्त कर ली। इस उड़ान को, इस फ्रीडम को पूरी तरह से अपने अंदर उतरने दीजिए। ट्वेंटी 24/7 हमें अपने अंदर इस गुरु तत्व को बढ़ाए रखना। हमारे अंदर का ये गुरु तत्व हमारी सूक्ष्म नाड़ी को, हमारे क्राउन चक्र के स्तर तक एक्टिवेटेड रखने में हमारी पूरी मदद। और सूक्ष्म नाड़ी की इस एक्टिवेशन हमारे अंदर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाए रखने में और इसको बढ़ाने में हमारी सहायता करें। इस संकल्प के साथ, इस वादे के साथ समय आ गया है कि हम अपने हील्ड पार्टिकल को वापस अपने मास्टर सेल की ओर भेजें। देखिए कैसे हील्ड पार्ट वापस हमारे डीएनए में, डीएनए हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया में, माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस हमारे मास्टर सेल में अंदर बंद हो गया। मास्टर सेल के अंदर जिस पार्टिकल को आज हमने हील किया, वो पार्टिकल, वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे सेल के, हमारे बॉडी के जितने भी अन्य सेल हैं, उन सब में उसी वाइब्रेशन को, उसी हीलिंग को भेज रहा है। आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स को हराकर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्टिवेट कर अपने सभी डार्क पार्टिकल्स को हील कर चुके। इस अचीवमेंट के लिए, इस जीत के लिए
अपने देवी देवताओं का धन्यवाद कीजिए। ईथर एलिमेंट का धन्यवाद कीजिए। व्हाइट लाइट का धन्यवाद कीजिए। सभी सिंबल्स का धन्यवाद कीजिए। सूक्ष्मता नाड़ी का धन्यवाद कीजिए। अपनी श्वासों का धन्यवाद कीजिए। अपने शरीर का धन्यवाद कीजिए। इस सेशन में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कीजिए। और अब इस कृतज्ञता के भाव को और भी डीप होकर सर का धन्यवाद कीजिए, जिनकी गाइडेंस के चलते आज हम अपने अंदर इस एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को जन्म दे पाए और समय के चलते इसे बढ़ा पाए। अब धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी श्वासों पर लाएं। हाथों और पैरों की उंगलियों को चलाते हुए एक मुस्कान के साथ ये आंखें वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। आज इस नेटवर्क ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाने की, उसकी शक्ति को दिखाने का पूरा प्रयास किया इस सेशन में, लेकिन सर की गाइडेंस से, सर की हेल्प से हम अपने अंदर के एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने एक्टिवेट किया और हमने इस सेशन को पूरा किया। हम जीत गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरिता जी। ये आज आई थिंक इंटरनेट का इश्यू हुआ ही इसलिए था क्योंकि हमें ये देखना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना भी प्रयास कर ले, अगर हमारे अंदर गुरु तत्व बड़ा हुआ है, अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, सो चाहे देर से ही सही, लेकिन जीत तो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की ही होगी। सो ये भी आज एक एक्सपीरियंस था हमारे सेशन का, लेकिन जो इंटरनेट के जो भी इश्यूज है उसके लिए फिर भी मैं अपॉलॉजी सीक करूंगी आपसे। सो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, मुझे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई। एनीवेज थैंक यू सो मच। आखिर तक आप सभी हमारे साथ जो भी पार्टिसिपेंट्स बने रहे, मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ और उनका पेशेंस लेवल की मैं दाद देती हूँ। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन, मैं कहूंगी कि कंक्लूजन जो है वो हमारा इस सीरीज का, जो सरिता जी ने मंडे को स्टार्ट की थी, वो हमें कल कंक्लूड करना है। सो जैसे अभी तक सभी पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने इस पेशेंस को बनाए रखें और कल के इस कंक्लूजन, इस सीरीज का जो कंक्लूजन है उसे जरूर अटेंड करें, क्योंकि अब आने वाले हफ्ते में हमारे साथ ऑलरेडी सर एक नई सीरीज को भी शेयर कर चुके हैं। सो इस सीरीज को समझने के बाद ही हम आगे वाले वीक में जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन्हें
समझ पाए। So thank you so much. Good night. Hope to see you tomorrow again.